आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। बहुत सारी बड़ी खबरों के बीच बहुत सारी राजनीतिक उथल पथल और जो राजनीतिक उठापटक की बहुत सारी खबरें जिन पर आज हम मंथन कर सकते थे। और अमूमन जो ये 8 बजे का प्राइम टाइम शो देश भर में जितने भी एंकर संपादक करते हैं, उसका टेस्ट, उसका तेवर ज़्यादातर पॉलिटिकल ही होता है, ज़्यादातर राजनीतिक ही होता है। और कभी कभार अंतर्राष्ट्रीय विषय या भारत को छूने वाले विषय, जिनका दुनिया में जो ऐसे विषय चल रहे होते हैं उनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह होता है। लेकिन आज बहुत सारी बड़ी खबरें हैं और मेरी भी नज़र उन पर लगातार थी सुबह से। लेकिन एक ऐसा विषय आज लेकर आया, शायद वो विषय शायद ही देश के किसी समाचार माध्यम या मीडिया में चर्चा में रहा हो। और वो विषय है कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां जीवन के ढलान पर खड़े बुजुर्गों को अब मोहताज नहीं होना पड़ेगा। यानी एक तरीके से सरकार ने उन्हें सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था की है, बल्कि ऐसे बुजुर्ग माता पिता अपने जीवन को बेहद सम्मान से जी सकेंगे। उत्तर प्रदेश की आज कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी मिल गई और इसको अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई। यानी कि अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में माँ बाप, उत्तर प्रदेश में रहने वाले जितने भी बुजुर्ग हैं, अगर उनके बेटे या उनके वारिसान उनकी सेवा नहीं करते, उनकी अच्छी तरह देखभाल नहीं करते, उनको अच्छे से नहीं रखते, तो उनकी बुजुर्गों की जो संपत्ति है, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, इस पर उनके बच्चों का हक नहीं होगा। सरकार ने कैबिनेट में ये पास कर दिया है और इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके की बहस बिछड़ गई है। सोशल सिक्योरिटी वास्तव में बहुत बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का। वैसे तो कैबिनेट में बहुत सारे फैसले हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। 21 बिंदु थे जिसमें 19 जो मसले थे उनको पास किया गया। बहुत डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाना, बहुत सारे महत्वपूर्ण जन हित के फैसले हुए। लेकिन जो इसकी हाईलाइट थी, आज कैबिनेट की बैठक थी, उस पर ये बहुत बड़ा फैसला है कि जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी, इसके क्या मायने होंगे, ये कैसे सरकार सुनिश्चित करेगी, क्या इसके राजनीतिक मायने भी कुछ हो सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं और मंथन में बहुत सारे जवाब भी आज हम जानेंगे, पूछेंगे। तो मंथन आज इसी पर। तो योगी कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि जो भी बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, उन्हें अच्छे से नहीं रखेंगे, उनको संपत्ति से बेदखल किया जाएगा। अब संतान को संपत्ति से बेदखल कैसे करेंगे, कानूनी स्थितियां क्या होंगी, क्या परिस्थितियां होंगी, ये देखने वाली बात है। कानून क्या कहता है, ये वो तस्वीरें बड़ी भावुक हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी माँ के पास हैं, वर्षों बाद उनसे मिलने पहुँचे थे। ये बहुत पुरानी तस्वीरें हैं, माँ भावुक हो गई। ये दर्द शायद हर माँ को रहता है अपने बेटे के प्रति, प्यार मोहब्बत। तो ये जो ज़िंदगी के ढलान पर पहुँचने वाले लोग, अगर उनसे तिरस्कार, उदासीनता का भाव जो होता है, अगर उस वैसा बच्चे करते हैं, तो उसको दिल को बहुत विदीर्ण करने वाला कष्ट और पीड़ा पहुँचती है। सभी माता पिता अपने बच्चों के जीवन और उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक तरीके से दिन रात मेहनत करते हैं और समर्पित रहते हैं। लेकिन बच्चे बड़े होते होते एक तरीके से जब
इनको पालने पोसने या इनको बच्चों जैसे संवारने की उम्र आती है तो वास्तव में ये बच्चे कोई न कोई तरीके से जाने अनजाने चाह कर ना चाह कर तमाम स्थितियों परिस्थितियों के कारण वो बच्चे माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं, उनका हाथ छोड़ देते हैं। जबकि माँ बाप ऐसा नहीं करते। जब बच्चा चलने लायक होता है तो उसकी उंगली पकड़कर वो चलते हैं, लेकिन जब इन माँ बाप को उंगली पकड़ने की ज़रूरत होती है तो बच्चे उंगली छोड़ देते हैं। बड़े बड़े पैकेज, दुनिया में तमाम जगह जाना, तमाम जगह भ्रमण करना, अच्छी बात है तरक्की, लेकिन अपने माता पिता को, बहुत सारी तो खबरें हमारे पास बहुत पुख्ता तरीके से मैं इस बात को कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कि बहुत सारे जो बड़े मंदिर हैं उनके बाहर अगर आप जो बैठे हैं बुज़ुर्ग और उनको मंदिर आने जाने वालों से आस रहती है कि शायद कोई खाना दे दे, कुछ पैसे दे दे, अगर उनकी हिस्ट्री को आप देखेंगे, खंगालेंगे तो वो बहुत मजबूत घरों के लोग हैं। उनके बच्चे बहुत अच्छे से उन्हें रख सकते हैं। एक बहुत दिनों पहले एक पुलिस अधिकारी ने हमसे इस बात को बहुत दमखम और तस्दीक के साथ में कहा था कि फला मंदिर के बाहर आप ये जो लोग देख रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग निकाल अपने माता पिता को मंदिर के बाहर छोड़कर चले जा रहे हैं। और एक ऐसे बच्चे को, एक ऐसे बेटे और बहू को वो उन पुलिस अधिकारियों ने पकड़कर डांटा फटकारा था और वापस उनके माता पिता को उनके साथ भेजा था। तो ये स्थितियाँ जिंदगी के अंतिम पड़ाव में अगर सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ जाए और उसमें सरकार को दखल देना पड़े, ये भी बड़ी बात है। इससे इस बात का भी एहसास हो जाता है कि सामाजिक ताना बाना भी टूट रहा है। सामाजिक जो एक तरीके से सामाजिक जिम्मेदारी थी या सामाजिक लोक लाज थी वो भी खत्म हो गई है। ये अपने आप में बहुत ही, भारत वह देश है जहाँ भगवान से पहले माता पिता को माना जाता था, माँ को प्रथम गुरु माना जाता है। हमारे यहाँ माता पिता पूजनीय हैं और आज भी बहुत सारे लोग उन्हें पूजनीय मानते हैं। लेकिन अब एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है जो पैकेज, अंधी दौड़, इसमें फंस गया है। ठीक है, तरक्की करनी चाहिए, लेकिन अपने माता पिता को आप कैसे भुला सकते हैं। हाँ, उन बुजुर्गों की स्थिति थोड़ी ठीक है जिनको जो रिटायर हैं और उनको अच्छी खासी पेंशन मिलती है। उसमें भी बहुत सारी शिकायतें हैं कि बच्चे पेंशन निकाल कर ही खा जाते हैं, बच्चों की दुर्गति रहती है। लेकिन पेंशन वालों की स्थिति थोड़ा सा ठीक है। लेकिन अब तो बहुत राज्यों में तो ओपीएस भी नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम भी नहीं, तो पेंशन भी उस तरीके की नहीं बची। बहुत सारे इस जो विषय आज हम लेकर आए, इससे बहुत सारे विषय जुड़े हैं। पेंशन का विषय जुड़ा हुआ है, सामाजिक सुरक्षा का विषय जुड़ा हुआ है, राजनीति जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की जुड़कर आई हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ओल्ड एज होम में अपने माता पिता को भेज देते हैं, तमाम वो पड़े रहते हैं। अब तो एक तरीके से माँ बाप ने भी मान लिया कि भाई अब उनको ओल्ड एज होम में अपना इंतजाम करके रखना है। बहुत अजब गजब तरीके की स्थितियाँ पैदा हो गई हैं। लेकिन जो पैतृक संपत्ति है, बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम देखने को मिले अभी हाल में कि पता चला कि बच्चे विदेशों में रहते हैं और माता पिता की मृत्यु हो जाती है। वो कई दिन तक आप ये देखिए कि वो कई दिनों तक उनकी लाशें पड़ी रहती हैं और वो माता पिता मतलब किस गति को प्राप्त हो जाते हैं, ये बड़ा दुखद हो जाता है कुल मिलाकर। तो परिस्थितियाँ बहुत ही विकट हैं, लेकिन ये अच्छा कदम है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को हम प्रशंसा करते हैं, सरकार को बधाई देते हैं कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने आज ये एक तरीके से लैंडमार्क निर्णय लिया है। एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त फैसला है योगी आदित्यनाथ का, ये उनकी कैबिनेट का। वास्तव में ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है और एक नया एक कानून, एक ऐसी व्यवस्था की गई है सरकार ने। इस कानून के मुताबिक अगर संतान अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखेगी तो वो उन्हें संपत्तियों से अलग कर दिया जाएगा, विलग कर दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी एसडीएम के पास होगी। केवल ये नहीं, जबानी जमा खर्च नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये व्यवस्था कर दी। कैबिनेट में पास कराने से पहले बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई। एसडीएम देखेगा और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण कल्याण नियमावली 2014 को संशोधित
करके ये प्रस्ताव आज पास किया गया है। एसडीएम की अध्यक्षता में गठित ट्रिब्यूनल को ये अधिकार होगा कि वो माता पिता का ध्यान ना रखने वाले संतानों को उनकी संपत्ति से बेदखल किया जाए। यानी एक कानूनी अमली जामा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहना दिया है और ये पूरी तरीके से एसडीएम या जो सिटी मजिस्ट्रेट अलग अलग जहाँ जिसकी नियुक्ति है, एक ट्रिब्यूनल गठित होगा और उसको बेदखल किया जाएगा। डीएम की अध्यक्षता में गठित अभिकरण के फैसले के खिलाफ अपील करने का प्रावधान होगा। शिकायत मिलने और सही पाए जाने पर 30 दिन के भीतर संतानों को या संतान को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर एसडीएम कोई कार्रवाई करता है, आपको कुछ कहना है, तो आप डीएम की अध्यक्षता में एक अभिकरण गठित होगा, वहाँ अपील कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, या आपसे गलती हुई क्षमा याचना कर सकते हैं तो बच सकते हैं। लेकिन उसके 30 दिनों के भीतर अगर ये सब कुछ सही पाया गया कि आपने मिसबिहेव किया अपने माता पिता से, तो 30 दिनों के भीतर संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, जो पैतृक संपत्ति है। फिर आप दौड़ लगाते रहिए और फिर सोशल सिक्योरिटी देने का पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अभी हाई कोर्ट ने कहा भी है इस बात को, अभी कहा भी गया है, कई बार हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई बुजुर्गों, जो बुजुर्ग हैं, जो अकेले हैं, उनको वो सरकार की जिम्मेदारी उनको देखे, क्योंकि ओवरऑल तो सरकार किस लिए, इन्हीं सब कामों के लिए होती है सरकार। हमारे साथ कुछ मेहमान मंथन में जुड़ गए हैं। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय बहुत ही वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व तो चंद्रिका जी निभा चुके हैं और बहुत ही संवेदनशील इंसान हैं। चंद्रिका जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता कुंवर सिंह निषाद हमारे साथ हैं, आपका बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण साहब हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। राकेश अंचल साहब हैं, कम से कम 4 दशक से अधिक की पत्रकारिता, लगभग 5 दशक की पत्रकारिता और देश और दुनिया में भ्रमण कर चुके हैं राकेश अंचल साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार वक्त देने के लिए। और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, समाजशास्त्री मैं कहता हूं उनको, प्रमोद गोस्वामी साहब हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुरुआत मैं राकेश अंचल साहब से करूंगा। राकेश अंचल साहब अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की यात्रा भी करके आए हैं और तमाम देश में घूमते रहते हैं, दुनिया में घूमते रहते हैं, समाज का अध्ययन करते रहते हैं और बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। राकेश जी, आपके पास आ रहा हूँ, ये विषय तमाम टीआरपी वालों के लिए बड़ा नीरस हो सकता है, बहुत नीरस विषय हो सकता है। आज तो बस इजराइल हमास, चुनाव, राजनीति, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या नारे लगे, यही ज्वलनशील पदार्थ आपको चैनलों और मीडिया में दिख रहा है कि आग लगाओ ज्वलनशील पदार्थ। लेकिन ये बड़ा अहम मुद्दा है मेरी नज़र में और आज मैं इसको लेकर आया हूँ। आप सबसे ये चाहूँगा कि इस कार्यक्रम से, इस मंथन से कुछ सार्थक दिशा मिले, कुछ समझें लोग। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस कैबिनेट में पास करा दिया है, इसको किस तरीके से देखते हैं और इसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं। मेरी दिमाग में एक ये भी बात आई कि इसमें राजनीति भी हो सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि चुनाव भी है, 24 का चुनाव है, बीजेपी युवा को टारगेट करती है, वो लोग जो घर में बैठे हैं, बहुत सारे लोग उसमें कुंठित पीड़ित हैं, तो एक सोशल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं इनकी भी बड़ी तादाद है उत्तर प्रदेश में और देश में। तो इस पर मैं शुरुआती टिप्पणी आपकी, राकेश अंचल जी। धन्यवाद दुर्गेंद्र जी। देखिए, आज आपने बहुत ही संवेदनशील विषय पर बातचीत शुरू की है, इसके लिए आपका आभार। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय के बारे में, कैबिनेट के निर्णय के बारे में है, वही मैंने बहुत इसका गहन अध्ययन तो नहीं किया है, लेकिन जो सरसरी तौर पर आपने अपनी प्रस्तावना में बताया है, तो ये निर्णय स्वागत योग्य है। लेकिन मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहूँगा कि ये एक प्रशासकीय निर्णय है, ये कोई कानूनी निर्णय नहीं है। कानून हिंदुस्तान में
संपत्ति के बारे में बाकायदा एक अलग से कानून है। हिंदू संपत्ति उत्तराधिकार कानून अलग है, संपत्ति में विभाजन का किस तरह से व्यवस्था है उसकी कानून अलग है। तो ये प्रशासकीय दृष्टि से जो निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है, ये इसकी सराहना की जानी चाहिए, इसकी स्तुति भी की जानी चाहिए। लेकिन इस निर्णय से जो हमारा जो बुजुर्ग है, हमारी जो पीढ़ी, वरिष्ठ पीढ़ी है, उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हो जाएगी, ऐसा मैं मानकर नहीं चलता हूँ। देखिए, दुनिया में, पूरी दुनिया में बुजुर्ग एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में अभी ये कम है क्योंकि यहाँ का सामाजिक ताना बाना इस तरह का है कि बुजुर्ग भूखा नहीं मरता। भले ही आपने जिक्र किया था कि वो मंदिर के सामने बैठ जाए तो भी उसे 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, लेकिन जापान जैसे संपन्न और विज्ञान के मामले में और अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से कहीं आगे जो देश है, वहाँ ये बुढ़ापा और जो सामाजिक सुरक्षा एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। ये समस्या धीरे धीरे भारत की भी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि अब हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जिसमें हमारे बच्चों के लिए जो रोजगार के अवसर है, वो लगातार होते जा रहे हैं और खुला बाजार हो गया है। तो बच्चे जहाँ रोजगार मिलता है अपने माँ बाप को छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे में भारत में भी बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा की बहुत जरूरत है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये एक प्रशासकीय निर्णय किया, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका लाभ बुजुर्गों तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि वो संबंधित कानून में भी तत्काल संशोधन कराए। और नहीं तो क्या होगा कि ये प्रशासकीय कानून केवल एक कागजी दस्तावेज बन के रह जाएगा। पुलिस वाले या हमारे एसडीएम या कलेक्टर जो अधिकरण के अध्यक्ष होंगे, ये केवल हड़का सकते हैं। इनको ये कानूनी अधिकार नहीं है कि उनके बच्चों को उस संपत्ति से बेदखल कर दे। अगर पैतृक संपत्ति है तो उससे तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। अगर बुजुर्गों की अपनी कमाई संपत्ति है तो उस पर आप एक ब्रेक लगा सकते हैं, समझाइश दे सकते हैं, डरा धमका सकते हैं, लेकिन कानूनन उसको उससे बेदखल नहीं कर सकते कि 30 दिन में कोई शिकायत आई और आपने निर्णय ले लिया, तो ये नहीं होगा। तो बहुत पहल अच्छी है और मुझे लगता है कि भविष्य में इसमें समय समय पर सुधार आएगा। हमारे माननीय वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, इनका अनुभव है, इसका लाभ सरकार लेगी और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों की जो सामाजिक असुरक्षित जिंदगी है उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी जरूर। ठीक बात है। मैं प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाऊंगा। गोस्वामी जी, आपके पास आ रहा हूं, चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप कम से कम 4 दशक से अधिक वक्त हो गया, मुझे लगता है कि 5 दशक लगभग होने वाले हैं आपको पत्रकारिता में करते हुए और देश में भी घूम घूम कर। इस योगी सरकार ने ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया है, मंजूरी दे दी है, और वो वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण नियमावली 2014 को संशोधित करके ये प्रस्ताव उन्होंने पास किया है। अंचल साहब ने बड़े मूल मुद्दे उठाए हैं गोस्वामी जी। वो कह रहे हैं कि भाई बड़ा मुश्किल होता है, एक कहीं गांव में एक दीवानी का मुकदमा जो होता है उसमें कितना लोग झूल जाते हैं, और अगर इसको कानूनी जामा मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे क्या करेगी सरकार, क्या स्थिति हुई। चंद्रिका जी के पास मैं आऊँगा, लेकिन आपसे ज़रा समझना चाहता हूं पहले इस निर्णय के बारे में प्रारंभिक टिप्पणी आपकी। दुर्गेन जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को साधुवाद कि आज के इस दौर में या पत्रकारिता के इस दौर में, और विशेष रूप से चैनलों के लिए कहूँगा कि कम से कम आपने दुर्गेंद्र जी एक सामाजिक मुद्दे को एक मुद्दा बनाया। वरना आज किसी चैनल पर देख लीजिए, जो आपने पहले कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई। आज यही दुर्गति है कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे अब नेपथ्य में मीडिया के, पत्रकारों के, चैनल के चले गए हैं। ठीक है, राजनीतिक मुद्दे भी होने चाहिए, आपराधिक मुद्दे भी होने चाहिए, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दे भी होने चाहिए, लेकिन ये सामाजिक मुद्दे जो संस्कार बनाने का काम करते हैं, इस पर कभी बहस नहीं होती है। सबसे पहले तो आपको बधाई। दूसरी बात दुर्गेन जी, ये निश्चित रूप से अंचल जी ने कहा, मैं अंचल जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। ये पहल सराहनीय है सरकार की। योगी जी ने जो ये निर्णय लिया है, ये एक अच्छा निर्णय है। ठीक है, ये बात सच भी है, अंचल जी ने जैसा कहा दुर्गेन जी,
कि इसका एक कह लीजिए एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर तो होगा जी। निश्चित रूप से इसका भी लाभ मिलेगा और ठीक ठाक लाभ मिलेगा ऐसा नहीं है, लाभ तो मिलेगा। एक सामाजिक दबाव होगा, एक सरकारी और शासकीय दबाव होगा, उसका कहीं ना कहीं लाभ तो जरूर मिलेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि उस संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते हैं आप। डीएम के चले जाइए, वो हाई कोर्ट चले जाएंगे, अगर आप बेदखल करेंगे तो कोर्ट में चले जाएंगे। तो इसलिए इसमें सबसे पहले ये पहल इसको नकारात्मक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं सकारात्मक बात कर रहा हूं कि बहुत अच्छी शुरुआत तो हुई, किसी भी देश के किसी भी राज्य ने नहीं की, ये योगी जी ने एक अच्छी शुरुआत की है। लेकिन एक सुझाव जरूर है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी और कई राज्यों में सरकार है। तो ये दबाव होना चाहिए कैबिनेट के साथ साथ। योगी जी को चाहिए कि केंद्र सरकार पर, अन्य राज्यों को चाहिए कि केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाए कि इसको आईपीसी में, इसमें जब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक अच्छा, आजकल अमित शाह सीआरपीसी में कर भी रहे हैं धनाधन बदलाव, वो करें अंग्रेजों के जमाने के कानून, गुलामी तोड़ भी रहे हैं वो। हाँ, तो जब तक उसमें बदलाव नहीं होगा तब तक ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई कानूनी दबाव बन पाएगा। अगर मान लीजिए संपत्ति के उसको अगर किसी ने, बुजुर्ग को, अपने माता पिता को, उसने उसकी देख रेख नहीं कर रहा है, उसकी दवा, इसके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं कर रहा है, भोजन का ध्यान नहीं रख रहा है, और अगर वो वृद्ध जाता है, माता पिता जाते हैं, तो फिर वो एक साइकोलॉजिकल एक दबाव तो बना सकते हैं। अगर वो कोर्ट में चला जाएगा बेटा, तब आप क्या करेंगे? तब तो उसके ऊपर तो नहीं है। तो इसलिए इसमें ये जरूरी है। अब आप देखिए, ये जो ये बात सही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय, इस देश को छोड़ के अन्य अगर देशों में जाएं तो वहाँ बुजुर्गों की बड़ी स्थिति खराब है। ये बात भी अंचल साहब ने बिल्कुल सही कही है और मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि उससे वो जूझ रहे हैं, समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी ये शुरुआत जो हो गई है, अब आप देखिए कि इधर पिछले लगभग मैं समझता हूँ कि 3 दशक में जी कितने वृद्धाश्रम खुल गए हैं, लखनऊ में कितने वृद्धाश्रम खुल गए हैं। और एक नहीं दुर्गेश जी, मेरे पास कई, इस समय चूंकि डिबेट है इसमें ज्यादा प्रसंग में नहीं कह सकते, यहाँ के एक बड़े भारी चिकित्सक हुए हैं, उनके बेटे इंग्लैंड में चले गए, उनका अकेला बेटा था वो चला गया, उनके पास अकूत पैसा, डॉक्टर साहब भी थे, केजीएमसी के थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता जी, लेकिन उनके वहां थे, वो आया बेटा और अपने चेक, अपने जो उनके बगल में डॉक्टर मित्र रहते थे उनको चेक ब्लैंक दे गया कि साहब इनके इलाज की आप पूरी ध्यान रखिएगा, मेरे पास इतनी छुट्टी नहीं कि मैं आ पाऊं। और वो चेक, मतलब ब्लैंक चेक देगा कि जितनी जरूरत हो उतना पैसा निकाल लीजिए, इनका स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। सवाल पैसे से माता पिता का जो है वो मन नहीं भरता है, उनकी मौजूदगी रहे वो ज्यादा। दूसरी एक सबसे बड़ी दिक्कत है, ये बात भी अंचल साहब की, इस बात से भी जो उन्होंने टच किया सही है कि इस अर्थ युग में, जो अर्थ युग आ गया है उसमें सब बच्चे कहीं अमेरिका जा रहे हैं, कहीं इंग्लैंड जा रहे हैं, कहीं अपने उत्तर प्रदेश से चेन्नई जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, ये बात भी सही है। तो जो हमारे यहाँ की एक मजबूत व्यवस्था थी संयुक्त परिवार की, वो संयुक्त परिवार का ढांचा और जो ताना बाना है वो जो बिखर गया है, ये समस्याएं की मूल जड़ मुझे ये लगता है। वरना अगर कोई चला भी जाता था तो परिवार के लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, उनके केयर करने वाले रहते थे। ये बात जो आपने कही थी कि मंदिर पर वहां बैठे रहते हैं, इसमें ऐसे नहीं, कई बड़े बड़े संभ्रांत लोग जो हैं वो बेचारे रोते हैं और वो वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं और वो उनको खाली इस बात की वो चिंता करते हैं कि उसके बावजूद माँ बाप का हृदय देखिए कि वो चिंता करते हैं कि बेटा ठीक है कि नहीं है। और बेटे इतने नालायक हो गए हैं कि जिनको अपने माता पिता की चिंता नहीं, खाली हालचाल ले लें। तो ये जो सामाजिक ताना बाना, गोस्वामी सर ये विषय ऐसा है, इतने डायमेंशन इसमें निकले हैं कि 2 घंटे 4 घंटे भी चर्चा में कम है। एक मुद्दा उठ रहा है कि रोजगार को लेकर एक मुद्दा उठ रहा है, एक मुद्दा सोशल सिक्योरिटी को लेकर उठ रहा है, एक मुद्दा संपत्ति को लेकर उठा जिसमें योगी सरकार ने कदम उठाए। मल्टी डायमेंशनल बहुत सारे इसमें इशू हैं। और सामाजिक मसलों पर मैं बहुत दुख के साथ में कहूँगा, सामाजिक मसलों पर मीडिया का मामला बिल्कुल शून्य है, उसे केवल ज्वलनशील पदार्थ चाहिए। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज
खबरों का सारथी। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से आ गए हैं और सीधे चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। उपाध्याय जी, सरकार का कदम, सरकार की मंशा, नियत निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन है और आपको बधाई, और आपकी सरकार को बधाई, और आपके दल को भी बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां इस तरीके का कदम कम से कम उठाया, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन जो बहुत ही दो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, 5-5 दशक का लगभग अनुभव है और देश दुनिया में भ्रमण कर चुके हैं, उन लोगों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। एक तो पहले आप ये बताइए कि कैसे करेगी आपकी सरकार, क्योंकि बहुत सारे मामले कानूनी पेच फंस जाते हैं। मतलब ये कदम बहुत अच्छा है, लेकिन जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, हमें भी समझाइए, हमारे वरिष्ठ जनों को भी समझाइए, जो हमारे पेशे के वरिष्ठ जन हैं वो भी, उनको भी समझाइए कैसे करेंगे। धन्यवाद दुर्गेन जी। मेरी आवाज आ रही? जी, दर्शक सुन रहे हैं, कृपया बोलें। अच्छा, आवाज आ रही है? मैंने कहा जी 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 जी, कंटिन्यू करिए। धन्यवाद। अभी जो हमारे दोनों सम्मानित पत्रकारों ने बिंदु उठाए हैं वो निश्चित रूप से बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं सबसे पहले आपको भी और अपने माननीय योगी जी दोनों को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक ऐसे विषय पर जिसको सामान्यतः लोग इग्नोर करते हैं, उस पर वो आगे बढ़कर के उन्होंने कदम उठाया है। आप, हम सब जानते भी, आपने दिखाया कि योगी जी स्वयं अपनी माता जी का पैर छू रहे हैं जी, और हम लोग मानस में पढ़ते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। जी जी, बच्चे प्रातः काल उठ के माता पिता के चरण छूते थे, अपने विद्यालय जाने के पहले पैर छू के जाते थे, या कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो पैर छूते थे। तो माता पिता का अत्यधिक सम्मान की परंपरा रही है। लेकिन इधर कुछ ऐसा सामाजिक परिवेश बदला है कि लोग बहुत, चाहे अपने गांव से शहर में जा रहे हैं, चाहे बड़े शहरों से विदेश जा रहे हैं, वो माता पिता को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं और उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में दो ही तरीका हो सकता था, या तो सामाजिक परिवेश को इस तरह से ठीक किया जाए, लोग फिर से अपने बुजुर्गों का सम्मान करने लगे, और जैसा कि आदरणीय गोस्वामी जी ने कहा था कि जो संयुक्त परिवार की परंपरा टूटी है, उससे भी बड़ा संकट हो गया, इसलिए कि कोई रहते नहीं, माँ बाप बुजुर्ग हैं, अकेले रहते हैं। कई बार तो जो घर में एक आध नौकर होते हैं वो भी मिसबिहेव करते हैं और बड़ी बड़ी विचित्र घटनाएं होती है। मैं अभी अगर अपने चित्रकूट की घटना बताऊं, हालांकि ये घटनाएं कोई आदर्श नहीं है, लेकिन अभी पिता को के दो पुत्रों ने काट डाला कुल्हाड़ी से। 7 दिन पहले की बात है जी। चबूतरे पे लेटे हुए थे वो, बाहर एक मंदिर के चबूतरे में 2 बच्चे गए, कुल्हाड़ी से काट डाला। वहां करीब 20-25 लोग भी बैठे थे, किसी ने बचाया नहीं, वो भी चले गए उठ करके वहां से। तो समाज भी अपने दायित्व का या तो बोध भूल गया। भयानक घटना है, बड़ी भयानक घटना है। भयानक घटना। तो ये घटना घटी अभी, बगरेही गांव पड़ता है यही चित्रकूट में जी। ये घटना हुई है, अरेस्ट हो गए वो लोग, सब अपनी जगह है, लेकिन वो तो पिता के साथ जो उन्होंने किया, ऐसी घटनाएं सुनकर के एकदम लगता है कि क्या होने वाला है संसार में। अब जो योगी जी महाराज ने कानून बनाया, उसको लेकर के जो प्रश्न उठाए गए हैं, तो वो स्वाभाविक है कि उसमें उतनी निश्चित रूप से जो जिस प्रकार की बात कही गई है वो समस्या तो रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कानून बने हैं, एक आदेश हुआ, कैबिनेट ने पास किया, और जब इसमें आगे चल करके बढ़ेंगे और जो अभी से समस्याओं को शुरू से अनुमान लगाया जा रहा है, ये समस्याएं आएंगी तो ये जो चाहे वो रेवेन्यू एक्ट हो, चाहे वो CRPC IPC के एक्ट हो, इन सब में यथा स्थान संशोधन करके उसको शामिल किया जाएगा। क्योंकि एक सरकार का निश्चय है कि हमको अपने जो वरिष्ठ हैं नागरिक, हमारे माता पिता के रूप में, उनका हक दिलाना है, उनको सम्मान देना है, और उनकी जो संपत्ति है, चाहे पेंशन के रूप में है, या जमीन जायदाद के रूप में है, या अन्य किसी रूप में है, वो बच्चे स्वाभाविक रूप से जो नेचुरली पा ही जाते हैं, उसमें एक रुकावट आए ताकि उनको लगे कि माता पिता की संपत्ति हमको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, हमको उनका ख्याल करना पड़ेगा, उनका सम्मान भी करना पड़ेगा।
तो ये चीजें धीरे धीरे, जैसे आपने एक चर्चा चलाई, इसमें जैसे आपने कहा बहुत सारे आयाम हैं, तो विभिन्न आयामों पर चर्चा होगी, और मैं समझता हूं कि हो सकता है सामाजिक वातावरण में भी कुछ अंतर आए जी। लेकिन जो बात कही गई वो ठीक है कि इसमें ये पहला चरण है, आगे भी इसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन चूंकि योगी जी महाराज स्वयं संत हैं और उनके मन में विचार आया है, उन्होंने इसको किया है, तो मैं समझता हूं कि जहां कहीं कानून में संशोधन की आवश्यकता होगी वो भी करेंगे। एक महत्वपूर्ण और प्रश्न है, गोस्वामी जी ने उठाया कि भाई आपके डबल इंजन की सरकार है, और मुझे लगता है पूरे देश में सबसे पावरफुल दूसरा इंजन है अगर कहा जाए, उत्तर प्रदेश वाला, और उस इंजन ने साबित किया है कि वो इंजन हाई पावर का है, और वो इंजन खींचे जा रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़। आपकी पार्टी को भी खींच रहा है, और आगे 24 में भी ऐसा लग रहा है वो खींच डालेगा, और उत्तर प्रदेश वाला बड़ा मजबूत इंजन है। आप लोग ने वो ऐसा इंजन लगाया है कि अद्भुत इंजन है वो। अब सीआरपीसी, आईपीसी, अमित शाह साहब गुलामी वाले कानून खत्म कर रहे हैं, तो क्या आपकी पार्टी, आपकी सरकार, ये जो बुजुर्गों वाली बड़ी समस्या है, और हम सब, आप लोग उस वय में कदम रख चुके हैं और हम भी उस धीरे धीरे उसी में बढ़ रहे हैं, तो ये हम सबके बड़े दिल के करीब है मुद्दा ये, और समाज का असर हम सब पर है, कोई अछूता नहीं है। तो क्या डबल इंजन वाली सरकार कानून संशोधन नहीं कर सकती? क्या कुछ और चीजें जैसे सीआरपीसी उसमें बदलाव हो? अगर ये बदलाव हो जाए, सीआरपीसी, आईपीसी, जहां भी जरूरत हो, मुझे बहुत धाराओं का उसका बहुत ज्ञान नहीं है, तो क्या ये पहल नहीं होनी चाहिए क्या, चंद्रिका जी? आपका जो कहना है वो बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि सीआरपीसी, आईपीसी का जो है वो उन्होंने कानून बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया है, और उसमें मुख्य रूप से जो बातें हैं आपके संज्ञान में भी होंगी कि एक एक मुकदमा बहुत साल तक चलता रहता है, जैसे वकील साहब नहीं आए तो डेट बढ़ गई, तो उन्होंने उसको लिमिटेड किया है कि कितनी बार अधिकतम डेट बढ़ाई जा सकती है, अधिकतम जज साहब कितने दिन में फैसला दे दें जी। तो उसको कोशिश किया है कि लोगों को न्याय शीघ्र मिले। बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है जी। तो वो फिर उसका अर्थ नहीं रह जाता है, वो बात है। क्योंकि माननीय योगी जी ने अभी इसको भी ही इंट्रोड्यूस किया है प्रशासनिक आदेश के रूप में ही सही, लेकिन आपका जो कहना है कि उसी के साथ इसको शामिल कर लिया जाए, तो उसको उन्होंने बना दिया है, और वो जो स्टैंडिंग कमेटी होती है होम अफेयर्स की, उसमें वो प्रस्तुत हो चुका है। कानून का जो स्वरूप होता है उसको बना करके वो पार्लियामेंट में अब उसको फाइनल कराने जा रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस स्टेज में कितना हो पाएगा, लेकिन ये सुझाव अच्छा है, और सरकार में समझता हूं कि इसको पहुंचाइएगा जरूर जिस मंच पर आप कह सकते हो, और मुझे पता है कि आप बहुत सारे मंचों पर कह सकते हैं, जहां से इंजन को सीधे ईंधन जाता है, वहां भी कह सकते हैं आप, तो जरा कहिएगा जरूर। नहीं, निश्चित रूप से। मैं कांग्रेस के साथी कुंवर सिंह निषाद साहब के पास आऊंगा। निषाद साहब, बूढ़ा तो हम सबको होना है, हो भी रहे हैं हम लोग, आप तो अभी जवान हैं, है ना, तो आपकी दूसरी तरीके की जिम्मेदारी है, वो आप निभा ही रहे होंगे, लेकिन हम लोगों की चिंता है। हमारे 3 जो पैनलिस्ट हैं बहुत ही वरिष्ठ हैं, और धीरे धीरे इनके नक्शे कदम पर हम भी पहुंच रहे हैं, मतलब लगभग उसी कगार पर हैं। तो हमारे जो 4 लोग हैं, हमको मिलाकर बहुत दिल के करीब मुद्दा है, लेकिन आप युवा नज़र आ रहे हो, है भी आप युवा। ये योगी सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया है, मोहर लगाई है, इसकी क्यों नहीं भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए? देखिए, मैं तो ये पितृपक्ष के जो पावन अवसर पे आपने जो विषय उठाया है, तो मैं तो आपकी और आपके चैनल की तारीफ करना चाहूंगा कि आपने बहुत ही गंभीर मुद्दे को उठाया है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और आपने कहा सबको बुजुर्ग होना है, तो आज मैं जिस अवस्था हूं मुझे भी एक दिन बुजुर्ग होना है, लेकिन उससे पहले इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 9% बुजुर्ग हैं, और दुनिया का हर 10वां व्यक्ति जो बुजुर्ग है वो भारत में, उसका निवास स्थान भारत में है। 2007 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम एक पारित किया था। उसके आधार पर बहुत सारी चीजें इस देश में आगे बढ़ी, कहीं उसी ये चीजें आज इस चर्चा बन रही है। लेकिन आज जो चीजें जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से करती आ रही है, भारतीय जनता पार्टी आए दिन ऐसे प्रस्ताव लाती है, भावनात्मक मुद्दों पर बहस करना और बहस छेड़कर भाग जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है।
ये जो प्रस्ताव पारित किया है इनके कैबिनेट में, पिछले एक साल में कितने प्रस्ताव पारित किए, ये भी उसी के क्रम में एक है। और इसका भी हश्र उसी तरीके से होगा जैसे इन्होंने महिला आरक्षण पे बात की, लेकिन महिला आरक्षण अभी लागू नहीं करेंगे, महिला आरक्षण को 2029 में लागू करेंगे। और आपने बड़ी अच्छी एक तस्वीर दिखाई थी, अभी योगी जी अपनी माता जी के पैर छू रहे थे। मैं तो कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, हम भी अपनी माता जी के पैर छूते हैं और सबको अपनी माता जी के पैर छूने चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हर पिता की इच्छा रहती है कि उसका बेटा उसका कम से कम अंतिम संस्कार तो करे। तो ये कल्याण सिंह जी के अंतिम संस्कार में जाने वाले लोग अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाते, यह भी एक गंभीर विषय है। निजी विषय है निषाद जी, निजी विषय है, नहीं मुझे नहीं लगता निजी विषय। दूसरा जो ये जो चीजें जो चलती हैं अभी, जो सरकारी जो वृद्धाश्रमों की जो संख्या है लगातार बढ़ रही है, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि समाज व्यवस्था बदल सकता है, समाज सरकार बदल सकता है, लेकिन कोई भी कानून समाज को नहीं बदल सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि सीआरपीसी में हत्या के बाद दंड का प्रावधान है, लेकिन उसके बाद भी हत्या नहीं रुकती हैं। उस चीज को समाज ही बदल सकता है। अच्छा निषाद साहब, क्या मान कर बैठ लिया जाए कि ऐसा नहीं होगा और हाथ पैर धर के बैठ दिया जाए, आप भी बैठ जाओ, हम भी बैठ जाएं, सरकारें बैठ जाएं, क्या ये सार्वभौम सत्य तो नहीं है जी? मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहां पर देश में सर्वाधिक वृद्धाश्रम है। 50 से ज्यादा जो कागजों पर जो एनजीओ के माध्यम से चलाए जाने वाले और सरकारी जो वृद्धाश्रम है उनकी संख्या 50 से ज्यादा है। लेकिन वहां के जो लोगों की स्थिति होती है उसमें मैं मानता हूं 50% ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को धक्के देके घर से बाहर निकाल देते हैं। वो धिक्कार के पात्र है, शर्म के पात्र है। लेकिन अधिकांश लोगों से जब पूछा जाता है, बहुत से उनमें से ऐसे भी है कि वो घर छोड़ के केवल इसलिए आए क्योंकि घर में दाने पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनका बेटा बेरोजगार था। तो जब तक बेरोजगारी की स्थिति ठीक नहीं होगी, जब तक शिक्षा की मैंने पहले ही कहा इंटरवीन किया, मैंने कहा कि ये जो चर्चा है आज कैबिनेट का एक फैसला है, लेकिन ये सीधा सीधा फैसला नहीं है, इसके कम से कम 8, 10, 15 डायमेंशन निकलते हैं और उन पर भी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। और सरकार को भी मैं इस बात को कम से कम के न्यूज़ के मन से इस बात को कहूंगा, योगी जी को और उनकी सरकार को, और चंद्रिका जी बहुत ही मंत्रिमंडल में रहे हैं योगी जी के, मैं इसीलिए बार बार उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि जितनी भी डायमेंशन यहाँ डिस्कस हो रहे हैं कम से कम मुख्यमंत्री से मिलकर कम से कम वो बतावें कि तमाम चीज़ें हैं और उनको बहुत सारी चीज़ों को सुधार करना। निषाद साहब, मैं रोक रहा हूँ आपको, हमारे साथ 2 और नए मेहमान जुड़े हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी रहे लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता विनय कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। विनय जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और लक्ष्मी नारायण जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। लक्ष्मी नारायण जी के पास मैं आ रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की जो आज कैबिनेट की बैठक हुई, आपको पता ही होगा कि उन्होंने बुजुर्गों को एक सोशल सिक्योरिटी देने की बात कही। SDM की अध्यक्षता में उन्होंने एक कमेटी, ट्रिब्यूनल गठित कर दिया और कहा कि भाई अगर किसी माता पिता को कोई पीड़ित करेगा तो SDM साहब ट्रिब्यूनल में सुनेंगे और उसको बेदखल कर देंगे और 30 दिन के अंदर DM साहब के यहाँ जो अभिकरण होगा ट्रिब्यूनल, उसको वो उस पर जो भी निर्णय ले सकेंगे, अगर ठीक है तो उसको निर्णय को पलट सकते हैं, वरना संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। बतौर पुलिस अधिकारी आपके जीवन काल में बहुत सारे ऐसे मौके आए होंगे जब माता पिता को लोग परेशान करते हैं, आपके पास शिकायत करने आते थे, तो उन स्थितियों में किन परिस्थितियों में उसको देखते हुए अगर इस कैबिनेट के फैसले को देखें तो आप कैसे समझाएंगे दर्शकों को, क्या ये संभव है, क्या ये हो पाएगा क्या? देखिए, वैसे तो छोटा मोटा प्राविधान पहले से CRPC में एग्जिस्ट करता है मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जी, लेकिन जनरली होता क्या है कि ये जब सूट्स डाले जाते हैं, मेंटेनेंस सूट्स बहुत लंबा अरसा ले लेते हैं। तो जो प्राविधान किया जा रहा है या फाइनली कैबिनेट ने तो मंजूरी दे दी है, लेकिन जब तक ये विधानसभा से पारित नहीं हो जाएगा जी, तब तक इसको लॉ का शेप नहीं दिया जा सकता जी, कानून नहीं बनेगा। प्रशासनिक आदेश में कार्रवाई हो नहीं पाती है। जब तक इसको लीगल जामा नहीं पहनाया जाएगा तब तक इस पे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद करना
उचित नहीं होगा। जब लीगल जामा पहना दिया जाए कि हाँ भाई एसडीएम इसके इंचार्ज होंगे, इसको प्राविधानित कर दिया जाए और एसडीएम के कोर्ट में इसका निर्णय विदिन 30 डेज हो जाएगा, मतलब ये लिमिट भी डालना जरूरी होता है, क्योंकि सालों चलते हैं। हम तो देखे हैं मुकदमे जी, सालों, मतलब सालों, बुजुर्ग की डेथ भी हो जाती है। तो ऐसे प्रकरणों में ये जब तक समय सीमा निर्धारित नहीं होगी और इसको लीगल स्टेटस में नहीं लाया जाएगा, तब तक तो कोई फायदा होगा नहीं। हाँ, अगर ये प्रॉपरली लीगल स्टेटस में आ जाता है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, एक बहुत बड़ी पहल होगी। और ये बात सही है कि धीमे धीमे जिस तरह से आजकल के आधुनिक समाज का एक बन गया है कि हम अलग रहेंगे और बच्चे भी जो हैं बाहर चले जाते हैं अपना कमाने खाने के लिए, ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी राहत का काम ये कर सकता है। मुझे लक्ष्मी नारायण जी, कभी आपको याद पड़ता है क्या देश में कहीं इस तरह की किसी सरकार द्वारा इस तरह की पहल हुई हो? मुझे तो नहीं अभी याद पड़ता ना, हाल में नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है बुजुर्गों के मामले में। एक बार बहुत पहले बल्कि मोदी जी ने ही कहा था कि बुजुर्गों के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये बात बहुत पहले की बात है, जब शायद वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब की बात है। लेकिन ये कि इस समय इस चीज को लाया गया है यूपी में, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। बस इसका इतना ही है कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होकर के न रह जाए, इसको लीगल जामा पहचानना जरूरी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर का कोई फायदा होगा नहीं। अब जैसे आपने 2-3 बिंदु कहे कि भाई समय सीमा होनी चाहिए, तो उन्होंने जो अभी ड्राफ्ट बना है जिस पर मंजूरी दी गई है कैबिनेट ने, वो उसमें है कि 30 दिनों के भीतर वो बेदखली की बात है, उन्होंने समय सीमा निर्धारित की। लेकिन जो बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि विधानसभा में जाए बगैर ये कानून का रूप लेगा नहीं, और ये एक तरीके से प्रशासनिक अधिकार के रूप में अगर ये ऐसे ही रहा तो दम भी तोड़ सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब तक आप विधानसभा और विधान परिषद से ये पारित होकर के गवर्नर के हस्ताक्षर होकर के एक एक्ट के रूप में नहीं आएगा, तब तक इसका कोई बहुत फायदा मिलने वाला नहीं। ठीक बात। मैं विनय कुमार सिंह के पास जाऊंगा, हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता। विनय जी, इस पूरे जो कैबिनेट का फैसला है इसके कानूनी पहलू, क्योंकि जब चर्चा हमने शुरू की थी तो हमारे साथ दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने इस बात को कहा कि भाई कैसे होगा, मुकदमे उलझ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण जी ने कहा कि बुजुर्गों की मृत्यु तक हो जाती है और निर्णय नहीं हो पाते हैं। इसको कानूनी रूप से कैसे देखा जाए विनय जी? कानूनी रूप से इस प्रकार से देखा जा सकता है इसको कि अभी तक तो जितने कानून हमारे सीआरपीसी में, आईपीसी में हैं, वो सभी अच्छे हैं, स्वागत योग्य हैं। लेकिन कुछ कानून ऐसे भी हैं जिनमें कि लीगल उसके प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। सही कहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब वर्तमान में जो अपनी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संशोधन कर रही है, ऐसे मुद्दों पर, ऐसे भावनात्मक मुद्दों पर जो नए कानून बना रही है, कानून बनाने के लिए जो बिल ला रही है, ये बड़े स्वागत योग्य और बहुत ही अच्छी बात है। पहले क्या होता था, जैसे एक हम उदाहरण देना चाहेंगे कि जैसे किराएदारी अधिनियम था जिसमें कई पीढ़ियां बीत जाती थी, लेकिन मकान मालिक अपनी दुकान, घर या कोई भी अपना आवास कोई खाली नहीं करा पाता था। लेकिन अब जो नया कानून आया है, अभी इसी गवर्नमेंट ने बनाया है, उसमें क्या है कि टाइम बाउंड कर दिया है उसको कि विद इन 6 मंथ में उसको फैसला देना ही देना है, 6 महीने में। और उसकी तारीखें भी मात्र जो लगती हैं कोर्ट में या एसडीएम की कोर्ट में लगती हैं, वो मात्र 5-6 दिन की लगती हैं। और जल्दी जल्दी दोनों तरफ से साक्ष्य लेकर के और बहस पूरी करके उसको जल्दी कर दिया जा रहा है, जो कि चल रहा है वर्तमान में इस समय। इसी तरह से जो ये हमारे देश के बुजुर्गों के लिए जो ये बिल लाया गया है विधानसभा में, ये बहुत ही अधिक स्वागत योग्य है। क्योंकि आजकल वर्तमान समय में जो ये एकल परिवार वाला ये मुद्दा चल रहा है कि हम अकेले रहेंगे, हस्बैंड वाइफ अकेले रहेंगे, हमारा बच्चा अकेले रहेगा, हम 3 लोग रहेंगे, 4 लोग रहेंगे। माता पिता क्या करता है कि अपने जीवन की सारी पूंजी लगा देता है बच्चों के ऊपर, कोई भी बच्चे हो, लेकिन बाद में जब उसके पास कुछ नहीं रह जाता है तो वही उसके बच्चे, कोई इन जनरल नहीं है लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसे मुद्दे हम लोगों के सामने भी आ जाते हैं। हम लोग तो अधिवक्ता हैं, वकालत में काफी दिनों से कर रहे हैं वकालत, तो ऐसे मुद्दे सामने आ जाते हैं तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण और बड़े दुखद होते हैं, जिसमें कि बुजुर्ग कोर्ट में खड़े रोते रहते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों से ही मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिल पाती है। विनय जी, संख्या बढ़ रही है, ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है। मैं बहुत दुख के साथ में इस बात को कह रहा हूँ। कई मुकदमे आए और मैंने उसमें, हम इन्वॉल्व भी रहे, मैंने देखा भी, लेकिन अभी तक की जो एक प्रक्रिया है अंग्रेजों के समय की बनी हुई अभी तक चली आ रही है, सन 1800 की और पता नहीं पहले की,
उसमें इतनी उलझने हैं कि उन मुद्दों को हम बहुत जल्दी तय नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अब जो ये सरकार नया बिल ला रही है, जिसमें इसने सरकार ने टाइम बाउंड कर दिया है कि ये हम इसको 6 महीने में इसको निस्तारित करेंगे या 1 साल में निस्तारित करेंगे या जो भी रहेगा, इससे बहुत फायदा होने वाला है समाज को। और इससे क्या होगा कि जब तक डर नहीं होता है समाज में, तब तक कोई कानून कायदे से लागू नहीं होता है। इसमें जैसे आपने बताया संपत्ति की बेदखली का मामला है जो आज बिल लाया गया है, ये बहुत अच्छा काम है। और अगर ये कायदे से लागू कर दिया गया तो इसमें हम तो कहते हैं समाज का हित होगा, बुजुर्गों का नहीं, पूरे समाज का हित होगा। बात है। और जो ऐसे मन चले और मनबढ़ बच्चे हैं जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, उनको बेदखल कर देते हैं और उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, उनको ओल्ड हाउस में डाल देते हैं, वृद्धाश्रम की रास्ता दिखा देते हैं, कैसे वो जिस आदमी ने 50 साल 60 साल तक अपने परिवार को इस तरह से पाला पोसा, उसको इतना कष्ट उठाना पड़े, ये समाज का बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। और अभी हमारे पहले जो हमारे सम्माननीय बोल रहे थे, ऐसा नहीं, कोई ये पॉलिटिकल नहीं, इसको हम पॉलिटिकल नहीं ले जाना चाहेंगे, इसको राजनीतिक नहीं करना चाहिए। जो समाज की अच्छी चीजें हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। ठीक बात है। और ये सरकार हमारी जो इस तरह के कानून को संशोधित कर रही है, ला रही है, ऐसे मुद्दों को ला रही है, ठीक बात है। बहुत ही अधिक स्वागत योग्य। ठीक बात है भाई। मैं अब चूंकि मेरे पास बस 2-3 मिनट का वक्त है, 2 मिनट का, तो मैं अब जल्दी से एक अंतिम चरण में जाऊंगा। राकेश अंचल जी के पास आ रहा हूँ। राकेश जी, एक तो मेरा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या सामाजिक ये सामाजिक दबाव, क्या सामाजिक लोकलाज खत्म हो गई है क्या, जिसकी वजह से अब सरकारों को, या इसका दूसरा पहलू, सरकारों को या कोई इन्फोर्समेंट करना पड़ रहा हो? एक तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा मसला है क्या कि क्या इस निर्णय के पीछे कोई राजनीति भी आप देखते हैं क्या? देखिए दुर्गेंद्र जी, आपके पहले सवाल का जवाब तो आपके प्रश्न में ही छिपा हुआ है कि सामाजिक ताना बाना हमारा कमजोर हुआ है और इस वजह से ये समस्याएं देश में और देश के बाहर पैदा हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, राजनीति हम इसमें देख इसलिए नहीं पाते क्योंकि अभी तक कोई राजनीतिक दल, पिछले 75 साल में हम अमृत काल में आ गए हैं, किसी राजनीतिक दल ने अपने घोषणा पत्र में बुजुर्गों को सामाजिक संरक्षण देने का आश्वासन नहीं दिया है। ऐसे छुटपुट प्रशासनिक निर्णय होते रहते हैं, सबके पास है, जन सुनवाइयां होती हैं, प्रशासन करता है, कलेक्टर एसपी के पास कोई फरियादी पहुंचता है, वो अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए उसकी मदद कर देता है। लेकिन जो सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान सरकार की ओर से दुनिया के दूसरे देशों में है, वैसा हमारे यहाँ नहीं है। हमें बुजुर्गों को क्या चाहिए? बुजुर्ग अभी 2050 तक, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने आंकड़ा दिया था, उसको मैं और दुरुस्त कर दूं, 2050 तक हमारे देश की आबादी का 20.8% ये आबादी बुजुर्गों की हो जाएगी। अब इन बुजुर्गों का आप क्या कीजिएगा? इनको सबको आप समंदर में तो फेंक नहीं सकते। तो इनके लिए भोजन की, पानी की, स्वास्थ्य की, आवास की चिंता इनके बच्चे करें ना करें, ये दायित्व शासन का है कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। इसके लिए वाकायदा जिस तरह से इस देश में कांग्रेस के जमाने में एक आधार कार्ड बनाने की शुरुआत हुई थी, दुनिया में ऐसे व्यवस्थाएं पहले से हैं, ऐसे हमारे यहाँ एक व्यवस्था हो कि हम दुनिया के, अपने हिंदुस्तान के सारे बुजुर्गों को एक सामाजिक सुरक्षा कार्ड दें। उसमें इस बात की गारंटी दें कि उनके स्वास्थ्य के, उनके खाने के, उनके आवास की गारंटी उनके बच्चों की हो या ना हो, सरकार की है। सरकार ये ऐसे कानून बना ले कि अगर उनकी कोई संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है या उनकी अपनी कमाई संपत्ति है और उसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है, तो सरकार अपनी निगरानी में लेके वो लाभ उन्हें दिलवाए, और नहीं दिलवा सकती तो सीधे उसका हिस्सा अपने पास ले ले, लेकिन बुजुर्गों को निश्चिंत कर दे कि भाई आपको ना भूखा मरना पड़ेगा, ना आपको बिना दवाई के मरना पड़ेगा, ना आपका अंतिम संस्कार जानवरों की तरह किया जाएगा। ठीक बात। अभी जब हम लोग बात आपसे कर रहे थे, इसी बीच में मेरी स्थिति भी पूरी तरह से, मुझे भी ऐसे कानून की जरूरत है। मेरा इकलौता बच्चा अमेरिका में 10 साल से, मुझे अगर मैं अभी बीमार हो जाऊं तो मेरे पड़ोस का कोई आदमी नहीं आएगा, मेरी सरकार नहीं आएगी। लेकिन अमेरिका में आप देखिए, अगर आदमी टेलीफोन करने की स्थिति में है, मृत्यु शैया पर पड़ा, अगर वो फोन कर दे तो 5 या 7 मिनट के अंदर उसके पास एम्बुलेंस आएगी, फायर ब्रिगेड आएगी, और जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए नर्सिंग सर्विसेज भी आएंगी। बाद में उसका पैसा उसके बीमा से या जो दूसरे संसाधन उनसे ले लिया जाएगा।
लेकिन तत्काल उसको राहत मिलेगी। ठीक ऐसी बात है, गारंटी बड़ी हमारी- बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात। चंद जी, अगर हम कानून बनाते हैं, प्रशासकीय कानून बनाते हैं, तो इतनी दूरदृष्टि और इतनी उदारता के साथ बनाएं, तब इसका सचमुच लाभ मिलेगा, वरना राजनीति कही जा सकती है, हो इसके पीछे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी भावुक बात कही है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। चंद्रिका जी, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद फिर बहुत कम वक्त है मेरे पास, बहुत संक्षिप्त मैं चाहता हूँ। मैं अभी कांग्रेस के मित्र से भी एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा। वास्तव में चुनावी घोषणा पत्र का एजेंडा बुजुर्ग क्यों नहीं बनते? 50 में कह रहे 20% हो जाएंगे। अभी अंचल साहब ने पूरी कथा काया बता दी है, तो क्या हम उम्मीद करें कि लोकसभा चुनाव के जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र आपका बनेगा, उसमें कहीं ना कहीं बुजुर्गों को स्थान होगा क्या? अंचल साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय को रखा है कि बुजुर्गों की सुरक्षा किस प्रकार से हो और विदेशों में क्या है, इस पर मैं बस बोलूंगा। लेकिन अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने जो कहा कि योगी जी अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए, तो मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत रूप से कोई आक्रमण नहीं करना चाहिए। वो विपक्ष में है, उनको मैंने कहा कि भाई ये निजी मामला है जी, नहीं निजी मामला। और दूसरा ये भी है कि वो कोरोना फैला हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश छोड़ के नहीं जाऊंगा, पिता से ज्यादा मूल्यवान यहाँ की जनता है, तो बहुत बड़ा कदम था, वो प्रशंसा की बात थी। लेकिन खैर, तो मेरा अनुरोध है कि इस तरह के मामलों में कभी व्यक्तिगत आक्रमण नहीं करें, तमाम विषय होते हैं। दूसरा, अभी एक बात और आई कि बेरोजगारी की वजह से या गरीबी की वजह से लोग पिता को छोड़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं गांव में ही रहता हूँ, कि बेरोजगारी या गरीबी की वजह से कोई माता पिता को नहीं छोड़ता। ये तमाम ऐसे लोग, अभी अंचल जी कह रहे थे ना कि मेरा बेटा अमेरिका में है, तो वो तो बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने रखा, लेकिन तमाम ऐसे लोगों जिनके बच्चे बाहर हैं, बहुत संपन्न है, फिर भी उनकी देख रेख नहीं होती है। और कई तो कुसंस्कारी होते हैं बच्चे, इसलिए माता पिता का अपमान करते हैं। कई बार बहुएं सास को पीटती भी हैं, बहुत सारी बातें, उस पर मैं बहुत लंबे नहीं जाना चाहता। मैं उनकी बात का जो आपने विषय रखा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार व्यापक रूप से, उनकी इच्छा ये है कि यह जो उन्होंने विषय रखा, व्यापक रूप से जो हमारे वरिष्ठ जन है उनके लिए कानून बनाए कि उनकी चाहे सेवा शुश्रूषा हो, चाहे उनकी चिकित्सा हो या उनके भोजन की व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की, कई बार सुरक्षा की बात भी आ जाती है, उस पर तो एक व्यापक विषय है और निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए। ठीक बात है। मैं 5 सेकंड दूंगा कांग्रेस के मित्र को, उसके बाद फाइनल कमेंट गोस्वामी जी, बहुत जल्दी में। निषाद साहब, देखिए, एक तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैंने बीच में भी कहा कि समाज को शिक्षित करने की जरूरत है। कोई भी बेटा, आपने भी देखा होगा, कोई भी बेटा शादी से पहले अपने माँ बाप को शायद ही घर से निकालता हो। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर ध्यान देने की समाज को जरूरत है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है इस विषय को लेके, बुजुर्गों के सम्मान को लेके, ये इसका एक सीधा सा उदाहरण है। इस देश के लाखों करोड़ों लोग पेंशन के लिए भटकते हैं, पुरानी पेंशन लागू करने की मांग करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है बुजुर्गों के मुद्दे पर। यह निषाद जी, आप ये बताओ, आपकी पार्टी क्या बुजुर्गों के मसले को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी क्या? मेरा सीधा सवाल है, जल्दी से। कम से कम जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, उनकी कम से कम व्यवस्था कर दे। आप करोगे बुजुर्गों की व्यवस्था? आप करोगे? देखिए, हम पूरी जिम्मेदारी है, और हम दावे के साथ ये कहते हैं कि जो राहुल गांधी जी ने जो वादे किए हैं युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके, पिछड़े दलित गरीबों को लेके, बुजुर्गों को लेके, हम उसको अक्षर से पालन करने का काम ठीक बात है, ठीक बात है। गोस्वामी जी, फाइनल कमेंट संक्षिप्त में। देखिए, दो चीजें, एक आपने कहा क्या राजनीति है, तो देखिए राजनीति को इस क्षेत्र में राजनीति नहीं आनी चाहिए, लेकिन अलबत्ता कुछ भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीतिक सोच तो रहती है, इससे इनकार भी नहीं कर सकते हैं राजनीतिक दलों की। दूसरी बात, जो घोषणा पत्र की बात आपने कही, देखिए घोषणा पत्र में डाल देने से बेरोजगारी घोषणा पत्र में रहा है, महंगाई रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर रहा है, लेकिन इसने वो मना, ये संवेदनशील मुद्दा है, इस पर सरकार को संवेदनशीलता से, राजनीतिक वातावरण से हटके और इस चीज पर सोचने की जरूरत है कि इसको राजनीतिक सत्ता के हानि लाभ के इतर हटके, और बहुत से सैकड़ों मुद्दे हैं उस पर राजनीति हो जाए, लेकिन ऐसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर जो समाज के सरोकारों से जुड़े हैं, इन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसकी जो ये आया है प्रस्ताव, इसकी सर्वत्र जो है इसका स्वागत होना चाहिए, पहल है, ठीक है,
अभी एक शुरुआत है, इसके आगे रास्ते खुलेंगे। कम से कम पहल तो हुई है, ये स्वागत योग कदम है। बहुत शुक्रिया गोस्वामी साहब, चंद्रिका जी, बहुत शुक्रिया, कुंवर सिंह निषाद साहब, लक्ष्मी नारायण साहब, राकेश अंचल साहब, गोस्वामी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सभी मेहमानों का आभार, और बहुत धन्यवाद आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। मंथन का सार तो यही निकला कि वास्तव में बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ये पहल बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय है। मैं इस मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की खुले कंठ से, मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं कि चलिए एक कदम बढ़े। तमाम विकृतियां होंगी, इस आगे आएंगी, तमाम समस्याएं भी आएंगी, उनको आप हल करेंगे, लेकिन बुजुर्गों को संरक्षण और खास तौर पर सरकारी संरक्षण की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।